Hello everyone, this is part 2 of the class Exponential Growth and Decay. Again, it is a P2 topic, so make sure that you have your calculators with you, right? Majorly a P2 topic, not exactly पूरी तरह नहीं, कभी कभार P1 में भी आ सकता है. But majorly हम आज P2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, right? तो अब हम क्या करने लगे हैं कि सबसे पहले आपको मैंने जो लास्ट क्लास में करवाया था वो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कवर किया. इंट्रोडक्शन के बाद जो है वी स्टार्टेड विद एग्जाम्पल नंबर 5. आफ्टर एग्जाम्पल 5 वी डिड एग्जाम्पल 6. एग्जाम्पल 6 करने के बाद देन वी डिड एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल 7 के बाद परसेंटेज कॉम्बो वाले जो क्वेश्चंस थे. इसके बाद हमने ये वाला ट्रायल एंड एरर मेथड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, और ट्रायल एंड एरर मेथड की कंटिन्यूएशन मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि मैं आज की क्लास में आपको करवाऊंगी. ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड का हमने पार्ट बी इसमें सीखा, और मैंने आपको बताया था कि ट्रायल एंड एरर मेथड हमारा कब अप्लाई होता है, जब हमें टाइम इन ईयर्स फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, तो इसी नौयत का एक और सवाल मैंने अपने हैंडआउट में डाला हुआ है और उसी की प्रैक्टिस हम करते हैं. Firstly, it's saying that an insect population decreases at a rate of 12% per year. The insect population on the 1st of January 2022 is 3.7 million. Calculate the number of complete years. That is whole number, ठीक है. Number of complete years it will take for the insect population to first fall below 1 million insects. So now what things do we have in this? अगर हम डेटा बनाएं तो डेटा में हमें रेट दिया हुआ है. ठीक है, दैट्स रेट इज 12%. हमें दिया हुआ है इंसेक्ट पॉपुलेशन 2022 में 3.7 मिलियन थी. अब आपको बताना है कि कितने सालों के बाद पॉपुलेशन गिर गिर जाएगी 1 मिलियन से भी कम. ठीक है, तो जब हमें साल पूछे होते हैं तो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं. ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले. क्योंकि ये डिक्रीजेस, ये बोल्ड भी किया हुआ है, डिक्रीजेस डिक्लाइन का क्वेश्चन है. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r अपॉन 100 रेज टू द पावर t. नाउ आपको फाइनल वैल्यू क्या दी हुई है, आप ये देखो. फाइनल वैल्यू आपको बताया नहीं है, बट बोला है कि हमें फाइनल वैल्यू चाहिए कि इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज्यादा गिर जाए. ठीक है, फाइनल वैल्यू का भी हम कुछ नहीं कह सकते. ए इनिशियल वैल्यू हमें दी हुई है 3.7 मिलियन. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ना अगर मिलियन लिखूं तो मेरे पास, मुझे पता है कि मिलियन में 6 zeros होता है. सो मैं इसको 3.7 इंटू 10 पावर 6 लिखूंगी. बट सिंस ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्जन आ जाएगी, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे. रादर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, वी हैव टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू रेगुलर फॉर्म. ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको आप एक रेगुलर नंबर में कन्वर्ट कर लो. और रेगुलर नंबर की कन्वर्जन की ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि जब आपके पास एक्सपोनेंट 6 है, आपको यू हैव टू गो बैक टू 10 पावर 0. इट मीन्स यू आर गोइंग डाउन, एंड व्हेन यू आर मूविंग योर एक्सपोनेंट डाउन, so your decimal moves towards right. ठीक है, that was the rule that I taught you in the topic standard form. और वो रूल क्या था कि when the exponent goes down your decimal moves right. So exponent को हमें 10 पावर 0 बनाना है, ये हमारा टारगेट है. 10 पावर 0 क्यों बनाना है मैं भी बताऊंगी. मैं वैसे पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म में. अगर आप भूल गए हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी रिकॉर्डिंग देखो पहले. ठीक है, तो कन्वर्जन कर रहे हैं रेगुलर नंबर में और डेसिमल की मूवमेंट कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट. 6 प्लेसेस टू द राइट. 6 प्लेसेस क्यों? क्योंकि 6 से 0 पे जा रहे हैं, पावर 6 से पावर 0 पे जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ आ गया, और ये एम्प्टी लूप्स के अंदर हमने जीरोस ऐड किए. तो आपका जो डेसिमल है वो मूवमेंट होने के बाद रेगुलर नंबर बन गया 3 7. 1 2 3 4 5, 5 zeros आ गए, यानी कि 37 lakhs. राइट, तो अब कन्वर्जन कैसे की?
10 पावर जीरो पे हम लोग क्यों आए? देखो 10 पावर जीरो पे आने का मकसद ये कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 पावर जीरो कर दूं ना, तो एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज 1. So 37,000 when multiplied by 1 will give me 37,000 only. यानी कि रेगुलर नंबर ही आएगा. इसीलिए रेगुलर नंबर लाने के लिए देखो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर जीरो इज द सेम एज वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 1. तो जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम ये चीज समझ रहे होते हैं कि जब भी हमें स्टैंडर्ड टू रेगुलर जाना होता है, हम पावर जो भी दी हुई हो उस पावर को हम जीरो बनाते हैं, और उसके लिए हमें अपना एक्सपोनेंट या पावर को डाउनवर्ड लेके जाना है. और जब भी हमारा एक्सपोनेंट डाउनवर्ड्स जाता है तो हमारा डेसिमल राइट की तरफ मूव करता है. ये रूल है. और अगर हमें एक्सपोनेंट बढ़ाना होता है, अपवर्ड्स लेके जाना होता है, तो हमारी मूवमेंट डेसिमल की लेफ्ट की तरफ होती है. तो इस उसके भी क्वेश्चंस हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूरे इस टॉपिक के अंदर किए हैं. इफ यू हैव फॉरगॉटन इट, मेक श्योर दैट यू नो इट, राइट? बिकॉज देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, परसेंटेज, इंडिसीज, ये सब कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके के टॉपिक में यूज हो सकता है. सो यू शुड बी क्लियर ऑन द प्रीवियस टॉपिक्स. ऑलराइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. सो इसको मैं यहाँ पे मिटा के लिख रही हूँ 3700,000 1 माइनस आर 12/100 रेज टू द पावर टी. अब टी जो है मैं क्या लूँ? देखो सवाल ये है कि अगर मैं टी की वैल्यू, मुझे अब यहाँ पे ट्राई करते रहना है. बस मुझे पता है कि मेरे पास जो टी की वैल्यू मैं 2 लूँ, टी की वैल्यू मैं 3 लूँ, टी की वैल्यू मैं 4 लूँ, वट एवर वैल्यू ऑफ टी आई एम टेकिंग ऑन माई ओन, आई शुड गेट अ वैल्यू विच इज लेस देन 1 मिलियन. ठीक है, वाई की वैल्यू वो आनी चाहिए. तो आ जाओ कैलकुलेटर में, मैं सबसे पहले डाल के देखती हूँ 3700,000 1 माइनस 12/100 raised to the power 3. That's 252,1446 point. So I'm not taking this. ये नहीं ले सकती. Let me try another value. 1 मिलियन से छोटी वैल्यू चाहिए. So let's take a bigger value. Let's take 7. सिंपली आपने कैलकुलेटर पर रिप्ले पे लेफ्ट एरो की का बटन यूज करना है. Do not type the entire thing again. Okay, and now I'm getting 151,2099.707. Again, it's not less than 1 million, but we are getting close to 1 million. Then let's take 5. If I'm taking 5, oh sorry, not 5, I should take 11. ठीक है, मैं 11 ले रही हूँ. ओके, जब मैंने 11 लिया है तो मेरे पास आंसर आ गया है 1 मिलियन से कम, और वो आया है 906,799.17. देखो यहाँ पे मेरे पास 1 मिलियन से कम आ गया है. लेकिन मैं देखूं क्या पता 10 पे भी जो है वो 10 पे फर्स्ट टाइम कम आ रहा हो. तो अगर मैं 10 पे डाल रही हूँ तो 10 पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 पे डालने से 103,0453. देखो जब टाइम 10 है, सो आई एम गेटिंग अ वैल्यू दैट इज बिगर देन 1 मिलियन. बट ये फर्स्ट टाइम, फर्स्ट का मतलब समझो, सवाल में फर्स्ट फॉल दिया हुआ है. तो फर्स्ट फॉल हो रहा है जब टाइम 11 साल हो जाएगा. 11 साल बाद आपकी जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम हो जाएगी. तो आंसर इसका हो जाएगा टी इक्वल्स टू 11 years. सही है. That's called trial and error method, which is used to find out the time. And in this, they have given us a standard of the initial value, of the final value. And based on this, we have to try out different values of t in the formula. May it be plus, may it be minus. Trial and error method दोनों में आ सकता है, growth में भी, decay में भी. According to that, we have to do it. Now, after this example, let's do one more example. Example number 9. ठीक है. A bacteria population increases exponentially at a rate of R% each day. After 32 days, the population has increased by 309%. Find the value of R. All right, now this is a question which is a bit different. Why? Because इसमें ना आपको बोला है क्या क्या चीज़ है. देखो रेट R% दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का क्वेश्चन है, टाइम 32 डेज दिया हुआ है, एंड द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज बाय 309%. अब इस चीज को देखते हुए हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब आपको इनिशियल पॉपुलेशन क्या लेनी होगी. देखो इनिशियल पॉपुलेशन जब 100 लोग है और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 309 से,
तो इसको आपने y की वैल्यू क्या ले लेनी है फिर? 409. वाई? बिकॉज इनिशियल पॉपुलेशन अब लेट्स से 100 स्टैंडर्ड है और उसमें आपने 309 प्लस किया, सो यू गॉट 409 एज द फाइनल वैल्यू. राइट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. आर क्वेश्चन मार्क है, टाइम 32 है. ये चीज आपको पिक करवानी थी. देखो जब भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने ए की वैल्यू 100 क्यों ली. देखो इसकी रीजनिंग बहुत ही सिंपल है. इसकी रीजनिंग ये है कि व्हेन अ पॉपुलेशन states that a population has increased by when the question states, not the population states, sorry, when the question states when the question states that a population has increased by a certain percentage, whether it is an increase or a decrease, जैसे हम यहाँ पे बोला है परसेंटेज इंक्रीज हुई है 309% से. सो इसमें हमें अज्यूम करना होता है इनिशियल वैल्यू को 100. ठीक है, चाहो तो इस चीज को कॉपी डाउन कर लो. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सवाल कभी कभार परसेंटेज इंक्रीज के इतने से परसेंटेज इंक्रीज हुई है, इतने से परसेंटेज डिक्रीज हुई है. तो जब इस तरह गिवन होता है ना, तो उसमें आपने इनिशियल वैल्यू हमेशा 100 लेनी होती है और फिर फाइनल वैल्यू जो होती है वो उसके परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के अकॉर्डिंग निकालनी होती है. सो या दैट वाज द मेन थिंग. अब हम आते हैं और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. सो y इज इक्वल्स टू a. 1 प्लस हो जाएगा इसमें क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन है. सो y इज 409, a is 100, 1 plus r will be copied as it is and time will be 32. So 409. अब इसमें r को हमें सब्जेक्ट बनाना है. सो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके पहले बेटे कर दो डिवाइड. ठीक है, ये हो गया 1 plus r/100 raised to the power 32. 409 divided by 100 would be copied अभी as it is. और ये 32 की पावर हटानी है तो टेक द रूट ऑन बोथ साइड्स, जिसकी यहाँ पे पावर 32 होगी. ओवरऑल पावर 32. दिस गेट्स कैंसल्ड. कैलकुलेटर पर जब मैंने इसको टाइप किया है, सो हियर आई एम गेटिंग फ्रैक्शन का बटन 100. It is 1.045000151 and this is 1 plus r/100. Now इसमें पहले तो एलसीएम लो. इस चीज को एज इट इज कॉपी हो, ये चीज एज इट इज कॉपी हो जाएगी. इज इक्वल्स टू 100, हो गया 100 प्लस आर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 104.5 and is equals to 100 plus r. So this will be 4.5. ठीक है, 4.5% आपके पास ये रेट आ गया. सो दैट वाज अ क्वेश्चन इन विच हमें आर को सब्जेक्ट बनाना था. अब हैंडआउट में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें आर को सब्जेक्ट बनाना है. सो लेट्स डू दोस फर्स्ट. Okay, this one. The temperature of a cup of coffee exponential decays from 60 degrees centigrade by R% each hour. After 3 hours, the temperature is 18 degrees centigrade. Find the value of R to three significant figures. So Y is equals to A 1 minus R/100 raised to the power T. From initial value ये दी हुई है 60, टाइम 3 साल है और 3 साल कह रही हूँ, टाइम 3 घंटे है सॉरी. और कॉफी 3 साल तक ठंडी तो नहीं होगी. और राइट, सो द टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये आपके पास जो हो जाएगी फाइनल वैल्यू हो जाएगी. सो 18 इक्वल्स टू 60, 1 minus r/100 raised to the power 3. सो फर्स्ट स्टेप है 60 को यहाँ जाके डिवाइड किया, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. क्यूब रूट एंड क्यूब गेट्स कैंसल्ड. और कैलकुलेटर पर हमने जब क्यूब रूट 18/60 टाइप किया, सो आई एम गेटिंग 0.6694
32 इंटरमीडिएट वर्किंग है ना, तो 6 डिजिट्स तक दे दो, ठीक है। 1 माइनस आर अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे कि पहले हमने बेटा एलसीएम लिया, सो ये चीज़ एज इट इज कॉपी हो गई। 0.669,432 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हो गया 100 माइनस आर, 100 यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, डेसिमल मूवमेंट आगे की तरफ हो गई, सो ये बन गया 66.9432 माइनस 100 हो जाएगा ये वाला, और ये आपके पास आर। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -100 करके, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी -100 रहेगा ना, माइनस आर रहेगा, सॉरी यहाँ माइनस आर रहेगा। देखो ये स्टेप समझ आया, पहले ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद ये वाला जो 100 था, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू 100 माइनस आर, फिर 100 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो ये हो गया 66.9432 माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस आर। सो आंसर 66.9432 minus 100 is giving us 33.0568, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, से हो गया 33.1%। राउंडिंग ऑफ करनी है आपने, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, परसेंटेज हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाती है। सो दैट्स योर आंसर, 33.1%. Right? So that's how you will find out the rate. All right, let's do further questions. An island has a population of 25,000 people. The population increases exponentially by 4% every year. Find the population after 13 years, giving your answer to nearest hundreds. Okay. So currently आपके पास A की वैल्यू 25,000 है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, सो फॉर्मूला लगेगा y इज इक्वल्स टू A1 + R/100। पढ़ पढ़ के सवाल करना है, ठीक है, पढ़ पढ़ के सवाल करना है। इंक्रीज हुआ हुआ है, 4% रेट है, 13 ईयर्स टाइम दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है पॉपुलेशन आफ्टर 13 ईयर्स, यानी कि y आपको फाइंड करना है। 25,000 एज इट इज आ गया, 1 + 4/100 रेस टू द पावर हो जाएगा 13। नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 पे। 25,000 कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले में डाल रही हूँ और वैल्यू निकाल रही हूँ। 4/100 रेज टू द पावर 13। सो दिस इज 41626.837। नाउ हंड्रेड्स पे अगर आप देखें, सो दिस इज राउंडिंग ऑफ के लिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये देखो, ये वाली जो प्लेस वैल्यू है ये हंड्रेड्स की है, सो जो प्लेस वैल्यू हमसे मांगी होती है हम उसी पे आके बेटे सर्कल बनाते हैं, और सर्कल बनाने के बाद फिर हम करते हैं अंडरलाइन। सर्कल नंबर के इमीडिएट बाद वाला नंबर हो गया अंडरलाइन। नाउ अंडरलाइन नंबर इज लेस देन 5, सो सर्कल नंबर स्टेज सेम। So this is 416 and this will be rounded off to 00. Okay, अंडरलाइन नंबर और अंडरलाइन नंबर के बाद वाला नंबर 0 बन जाएगा, और ये वाले नंबर्स पॉइंट के बाद वाले डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो यू हैव राउंडेड ऑफ द पॉपुलेशन टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, राइट। ओके, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। A town has a population of 45,000. This population increases exponentially at a rate of 1.6% per year. Find the population of the town at the end of 5 years. Give your answer correct to nearest hundreds. So y is equals to, increase का सवाल है, so 1 + R/100 raised to the power t। करंट पॉपुलेशन यानी कि ये 45,000 ए की वैल्यू है, टाइम 5 साल, रेट 1.6। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी कि फाइनल पॉपुलेशन फाइंड करनी है। सो 45,000 1 + 1.6/100 raised to the power 5। 45,000 1 + 1.6/100 raised to the power 5। I'm getting 48,717.05799। सो क्योंकि नियरेस्ट 100 है, तो नियरेस्ट 100 पे बेटे ये वाली प्लेस वैल्यू है, पॉइंट से पहले तीसरा नंबर इसको आके सर्कल करो, और इसके बाद वाला नंबर अंडरलाइन। अंडरलाइन नंबर बेटे लेस देन 5 है ना, तो सर्कल नंबर सेम रहता है। अगर अंडरलाइन नंबर ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 होता तो इसमें हम +1 कर देते, याद है ना। अगर अंडरलाइन नंबर ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 होता तो सर्कल नंबर में +1 हो जाता, लेकिन क्योंकि अंडरलाइन नंबर लेस देन 5 है तो सर्कल नंबर स्टेज द सेम, 7 7 ही रहेगा।
अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाएंगे, y is equals to 48700. Answer. This one. Mohsen's earnings increase exponentially at a rate of 8.7% each year. During 2018, he earned $195,600. During 2027, how much more does he earn than during 2018? Okay, more का word मतलब difference. यानी कि अब कंपेयर करना है कि जितना वो 2018 में कमा रहा था और जो 2027 में कमा रहा है, तो 2027 में कितना ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो आ जाओ, पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्मूले में प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि इंक्रीज का सवाल है। अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। बेटा देखो यहाँ पर क्या दिया, रेट दिया 8.7। 2018 की जो उसकी अर्निंग है वो हो गई इनिशियल यानी कि ए। 2027 हमें पता ही नहीं है तो हम फाइंड कर रहे हैं यानी कि वाई फाइंड कर रहे हैं, वाई फाइंड कर रहे हैं। पहले हम वाई फाइंड करते हैं, ठीक है, फिर हम डिफरेंस पाते हैं। कितने मार्क्स का है बेटे, 3 मार्क का है। ओके, सो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये फॉर्मूले में वैल्यू सही डाला 1 मार्क, और फिर कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे सही की उसका दूसरा मार्क, और तीसरा मार्क मिलेगा डिफरेंस निकालने का। सो पहले आ जाओ 1 मार्क अर्न करते हैं, वैल्यू डालते हैं फॉर्मूले में। सही है, तो ये हो जाएगा इनिशियल वैल्यू 195,600, 1 + 8.7 अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। अब टी क्या होगा, 2027 और 2018 का डिफरेंस, तो 9 साल हो गए, 9 साल आ रहे हैं। y इज इक्वल्स टू 195,600, 1 + fraction 8.7 upon 100 raised to the power 9. This is 414414.3136 यानी कि अब उसकी अर्निंग, ये 2027 की उसकी अर्निंग्स हैं। ठीक है, 2027 अर्निंग्स डिफरेंस। देखो पहला मार्क हमें कहाँ मिला, पहला मार्क हमने करेक्ट वैल्यूज पुट करी, दूसरा मार्क इस वैल्यू का, तीसरा मार्क इस डिफरेंस का मिलेगा। सो 414414 पॉइंट, देखो मैं ओरिजिनल वैल्यू पूरी लिख रही हूँ, मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया है अभी। 195,600 and I'm getting 218,814.3136। बट करेंसी हमेशा सीआईज में नियरेस्ट सेंट्स देते हैं, यानी कि आप इसको कह लो कि आप 2 डेसिमल प्लेस तक देते हो हमेशा। ठीक है, यानी कि 218,814.31। Currency is always given to 2 decimal place in CIs. All right, that's question 4. Okay, एक ग्राफ का सवाल भी करवाती हूँ। देखो यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है और बोला हुआ है y is equals to 2 power x - 3. Now you have to find out some of the values of y which are missing. Just use this equation, and in this what you have to do is you have to simply plug in the value of x. अब जैसे यहाँ पर -1 है, so ये हो जाएगा y is equals to 2 power -1 - 3. Just simply use your calculator, ठीक है, एंड कैलकुलेट, बिकॉज ये कैलकुलेटर अलाउड है इसके अंदर। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे -2.5, और ये वाला है y इज इक्वल्स टू 2 power 0 - 3. सो 2 power 0 इज 1, 1 - 3 विल बी -2 हो गया। और फिर यहाँ पर जो ये वाली चीज है, x की वैल्यू 1 डाल लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 2 power 1 - 3, y इज इक्वल्स टू 2 - 3, y इक्वल्स टू -1। सही है, ये आपका डन हो गया टेबल। ये 3 मार्क्स का आपका टेबल कंप्लीट हो गया, हर वैल्यू का 1 मार्क आपने स्कोर किया है। सो इसके बाद एक्सपोनेंशियल ये टेबल था, इसके बाद इसका पार्ट बी में आपको एक कर्व स्केच करके दिया हुआ है और बोला हुआ है द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 × 2 power x + 5। ठीक है, अच्छा मैं ये मिटा रही हूँ, ये पिछली वाली वर्किंग है। आपको यहाँ पर क्या बोला हुआ है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट the coordinates of point A. Now, can you all see this point A over here on the curve?
we have to find out the coordinates of this point. Since this curve crosses the y-axis means that x is 0. So you have to plug in the value of x0 in this equation. So y is equals to 3 into 2 power 0 plus 5. Y is equals to 3 into 2 power 0 is 1 plus 5. 3 into 1 is 3. 3 plus 5, 8. So coordinate क्या बने? Coordinate हमेशा बेटे x, y होता है ना? तो x की वैल्यू क्या थी? 0 और y की वैल्यू क्या आ गई? 8. तो coordinates of A आ गए 0, 8. ऑलराइट, दैट वाज द ग्राफ वाला क्वेश्चन. एक और ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाती हूँ. ग्राफ वाला क्वेश्चन, दिस वन. दिस इज फ्रॉम आईजीसीएसई पास पेपर. ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है. सही है. एंड दिस इज P2 variant 1. Now the question says that when Hedy was born, her grandfather invested some money in an account that paid compound interest. The graph shows the exponential growth of this investment. आपको ग्राफ नजर आ रहा है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर द नंबर ऑफ years बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है. ठीक है, डॉलर्स के अंदर. The graph shows the exponential growth of this investment. Use the graph to find the original amount of money invested. ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट यानी कि इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी. जब स्टार्ट में उसने इन्वेस्टमेंट करी थी तो उस वक्त उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी? सो इनिशियली जब टाइम उसका 0 था तो यहां पर आप देख सकते हैं कि $20, right? Because the on the y-axis the grid it's increasing by 20 units, right? So this is $20 initial investment. All right, फिर है number of years it took for the original amount to double. अब हमें बताना है number of years for the original amount to double. बेटे ओरिजिनल अमाउंट थी 20, डबल इसका अगर यानी कि 40 कब हो गए, कितने टाइम बाद $40 हो गया? $20 डबल कब हो गया 40 पे, कितने टाइम बाद? देखते हैं. देखो 40 पे गए 14 years. सही है, बिटवीन 12 and 16 14 years. तो आपके पास ये हो जाएगा 14. द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 54 years. इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बतानी है आफ्टर 54 years. 54 years on the x-axis, and let's see where the graph touches the curve. 54 पे गए और कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देख ली. सो वो आ रही है $280. Part B. This account earned compound interest at a rate of %% per year. अब देखो इंटरेस्ट भी मर्ज हो गया इसके अंदर, सारी चीजें मर्ज हो रही है बिकॉज दैट इज वाई इट्स पार्ट ऑफ एवरीडे मैथमेटिक्स. रेट दिया हुआ है %. यूज योर आंसर्स टू पार्ट A1 एंड पार्ट A2 टू राइट डाउन एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर. यू डू नॉट हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ जो है वो आर के टर्म्स के अंदर एक इक्वेशन फॉर्म करके बता देनी है जिसपे आपको मार्क मिलेगा. बिकॉज इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन. गाइज आपको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है? A is equals to P 1 plus R upon 100 raised to the power t. If you guys remember हमने ये वाला फॉर्मूला किया हुआ है. सही है ना? अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले फॉर्मूला से कंपेयर करो तो इट्स मोर और लेस द सेम थिंग. देखो अमाउंट जो होती है वो फाइनल वैल्यू होती है जो आफ्टर फ्यू इयर्स आपको मिल रही होती है. प्रिंसिपल इज द इनिशियल अमाउंट जो आप ओरिजिनली इन्वेस्ट करते हो. बाकी चीजें सेम है. तो वही सेम चीज इसके अंदर भी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के फॉर्मूला में भी इट्स द सेम थिंग, बस लेटर्स चेंज है. सो मैं इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर लेती हूँ रादर देन यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. ठीक है, अब बात वही है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, बात सेम ही है. सो पार्ट A1 में हमारे पास क्या आया है? देखो हमें आर फाइंड आउट करना है, बेसिकली आर के टर्म्स में इक्वेशन बतानी है. और हमारे पास पार्ट A1 में हमारे पास द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड.
आया विच इज ए, यानी ए इज 20 एंड पार्ट ए टू सेज दैट द नंबर ऑफ ईयर्स 14 हमें दिया हुआ है टाइम, सो y इज इक्वल्स टू 21 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर 14। दैट्स इट, आपको ये आंसर दे देना है। सही है, r के टर्म्स में इक्वेशन आ गई। सो दैट वाज द क्वेश्चन। वन मोर लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगी वो अगेन एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है। इसके बाद मैं अपनी क्लास खत्म कर रही हूँ। इसके बाद आप जो है ये हैंड आउट पूरा मेरा जो है प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। जो अनसॉल्व रह गए हैं इसमें क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 5 रह गया है, राइट, यू विल डू ऑन योर ओन। प्लीज डू प्रैक्टिस टू गेट अ ग्रिप ऑन द टॉपिक। देन आफ्टर दैट आप लोगों का क्वेश्चन 8 रहता है। सही है, क्वेश्चन 8 आप खुद से अटेम्प्ट कर लेना। बाकी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन 10 आप, सॉरी 9, 9 आप खुद से अटेम्प्ट करो। सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस टर्म। एंड देन क्वेश्चन 10 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। हियर आर द आंसर्स इन केस यू नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको वर्बली